ओके, केमिकल केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद थोड़े थियोरेटिकल चैप्टर ज्यादा चलेंगे। अभी न्यूमेरिकल्स का लास्ट चैप्टर है। हो सकता है मैं इन बिटवीन न्यूमेरिकल्स रह भी जाएंगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा तुम्हारा ये सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो अभी केमिकल काइनेटिक्स, इसमें थ्योरी सबने पढ़ लिया ना? थ्योरी सबने पढ़ लिया कि नहीं? एक बार हैंड सेज कर देंगे सब जिसने थ्योरी पढ़ ली है सारी। अगर 5 लेक्चर तक भी पढ़ा है तो 4 या 5 लेक्चर। ये किसी ने पढ़ा नहीं है चैप्टर क्या? अरे एक बार हैंड सेज कर दो सब कि किसी ने कर लिया चैप्टर ये। नंदिनी ने पढ़ लिया, आदित्य ने पढ़ लिया, 2। ये और किसी ने नहीं पढ़ा ये? एक, अखिलेश, अनन्य। सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अरे तो कितने लेक्चर पढ़े? 3-4 लेक्चर पढ़े कि नहीं पढ़े? फोर्थ लेक्चर तक कर लिया। 4 लेक्चर? अच्छा चलो 3 लेक्चर तक किसने पढ़ लिया? 3 लेक्चर। देखो पढ़ोगे नहीं तो जल्दी नहीं होगा, एक बार हैंड सेज कर देना जल्दी से। 3 लेक्चर तक अभी भी 10 बच्चे हैं। विधि, वंशिका, अखिलेश, अनन्य, कशिश, दीपिका, विद्या, श्रुतिका, आदित्य, विधि। 9 बच्चे हैं। मल्लिका 10, नंदिनी 11। तुम लोग फिर कर ही नहीं रहे इसका काम। मैं थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूँ, फिर कोई पढ़ाने का फायदा नहीं है। मैंने पढ़ के नहीं रखोगे तो बिल्कुल यूजलेस है ये वाला काम। मेरे को मेनली न्यूमेरिकल्स देने हैं इसके अंदर। ओके वंशिका, देखो केमिकल काइनेटिक्स ये क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद रेट्स ऑफ रिएक्शन, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, या ऐसे फैक्टर्स जिनसे रेट अफेक्ट होता है, या कोई मैकेनिज्म या मैकेनिज्म जिसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होती है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद रेट्स ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच द रिएक्शन प्रोसीड्स। ये क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स है। और काइनेटिक्स मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या है। क्लियर? रिएक्शन की स्पीड क्या है, ये होता है केमिकल काइनेटिक्स। अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन। तो उसमें जैसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कन्वेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कन्वेंशन या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, ये सबने पढ़ा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कन्वेंशन में क्या है? फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन जैसे NaOH प्लस HCl, ये फास्ट रिएक्शन। क्लियर? या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, AgNO3 प्लस KCl, AgCl का वाइट पीपीटी। ये आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती है, इमीडिएटली हो जाती है, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाएंगी। तो इसका अगर मैं कहूँ कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या करेगा? बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा। सर डिक्रीज करेगा।
बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। और ये अब आगे तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, उनका भी ग्राफ होता है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी ग्राफ है। तो ये फास्ट रिएक्शंस है। दूसरा जैसे मॉडरेट रिएक्शन, ज्यादातर रिएक्शन जो है मॉडरेट ही होती है। मॉडरेट रिएक्शन जो कि जैसे कुछ मिनट में होंगी, कुछ घंटे के अंदर हो जाएंगी, इस तरीके से, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा होने के लिए, तो वो क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। तो इनका ग्राफ कैसे चलेगा? सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को किस में क्लासिफाई करें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फास्ट भी होते हैं, स्लो भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अगर जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ये हो जाती है रिएक्शन, तो उसको फास्ट में और मॉडरेट में दोनों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ओके सर। ये ऐसे चलेगा। और ऋषि तूने जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जूल पर, जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें यूनिट है जूल पर ग्राम। ओके सही ना? सर। जूल पर मोल में लेंगे तो ऊपर टाइम आ जाएगा। ओके सर। ये मॉडरेट रिएक्शन है। ये मॉडरेट रिएक्शन है। जितने भी ऑर्डर के रिएक्शन होंगे, चाहे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सब में ग्राफ यही बनता है। सब में ग्राफ यही बनता है। सिर्फ जीरो ऑर्डर के अंदर ग्राफ ये बनता है, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही कंप्लीट होती है। इसको टच कर गया ना, ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। बाकी जितने भी ऑर्डर के रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होती। वो 99.9% कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन 100% कंप्लीट कभी नहीं होगी। और मॉडरेट रिएक्शन में दो एग्जांपल है, दोनों याद रख लेंगे। एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, CH3COOET, इथाइल एसिटेट लिया, इसका हाइड्रोलिसिस किया, ये H प्लस के प्रेजेंस में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। CH3COOH आएगा प्लस C2H5OH। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? मॉडरेट रिएक्शन। और आगे हम पढ़ेंगे, जरूर याद रखना कि आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम करेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसका ये एग्जांपल है, पेपर में क्वेश्चन आता है, गिवन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये उसका एग्जांपल भी है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये याद रखना। और हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर दूसरा एग्जांपल मॉडरेट रिएक्शन का। दोनों बेस्ट एग्जांपल है, इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि आगे भी ये यूज होंगी। दूसरी भी एग्जांपल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर C12H22O11 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या इन्वर्टेज भी कह सकते हैं, या सुक्रेज भी ले सकते हैं अगर ये सुक्रोज है तो बनेगा C6H12O6, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ये यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। जो सुक्रोज है इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी इसकी रोटेशन जो होती है पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। और टाइम के साथ साथ अपने आप ही जब ये हाइड्रोलाइज होता है किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, जिनकी नेट रोटेशन होती है एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव होती है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। लेकिन जैसे जैसे इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये इक्विमोलर मिक्सचर में कन्वर्ट होता है, किसके, ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के, जिसकी नेट रोटेशन लीवो होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। इसलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर को हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहते हैं। वाई क्वेश्चन आया वो बोर्ड में, ये वाई हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इज आल्सो कॉल्ड एज इट्स इन्वर्जन, बिकॉज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू लीवो रोटेटरी फॉर्म, नेट लीवो रोटेटरी फॉर्म, इसीलिए बोलते हैं। इन्वर्जन हो गया कि नहीं है, डेक्स्ट्रो से लीवो बन गया, इन्वर्जन हो गया आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये भी आया, व्हाट इज इन्वर्ट शुगर? इन्वर्ट शुगर यही होता है, इन्वर्ट शुगर यही है सुक्रोज, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आगे मैं इसका न्यूमेरिकल भी लूंगा, अभी जो पॉइंट बोला वो ध्यान रखना। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर, इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या? और ये दोनों एग्जांपल तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं ये दोनों के दोनों एग्जांपल स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की भी हैं। ना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है। और ये ग्राफ मैंने तुम्हें बताया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, और ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ किसी भी ऑर्डर के लिए, सेकंड थर्ड फोर्थ सबके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी है। और यहाँ से एक चीज पता लग गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ओनली कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम, यानी 100 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 200 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये रिएक्शन कंप्लीट जरूर होगी। ये रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होंगी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ आ गया कि उसकी एग्जांपल जो दी है, दोनों याद कर लेना, एग्जांपल दोनों इंपॉर्टेंट है।
स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, नाम से ही पता लग रहा है इसके, ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है, कुछ कंडीशन में उसको मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। क्या मतलब है ऑर्डर का, वो सब आगे आएगा, या तुमने पढ़ लिया तो बहुत सी बात है। हाँ, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नेक्स्ट है, ये हो गया फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। नेक्स्ट है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन कौन सी होंगी? जो सालों ले लें हाँ, जो कंप्लीट जिसको कंप्लीट होने में, हाँ जिनको कंप्लीट होने में महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इसमें तो कंसंट्रेशन में हम मानते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऑन द बेसिस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से चलेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। जैसे इस एग्जांपल मैंने दी होंगी तुम्हें, ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होना। ग्रेफाइट अपने आप ही डायमंड में कन्वर्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है। ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्ट होना, ये क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो प्रोसेस। समझे कि नहीं? ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ग्रेफाइट क्या है? स्टेबल। डायमंड क्या है? अनस्टेबल। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फॉर्म है किसका? कार्बन का। स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन अगर आता है तो ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। रस्टिंग ऑफ आयरन का ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो आज तक भी डिकम्पोज नहीं हुए हैं पूरे, तो ये भी क्या है? बहुत स्लो प्रोसेस। ये भी क्या है? बहुत स्लो प्रोसेस, रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन। याद भी रखेंगे सर कि रेडियो एक्टिव, रेडियोएक्टिव डीके भी केमिकल रिएक्शन की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं? वो कोई हाँ फिजिकल बिल्कुल प्रोसेस, बिल्कुल उसका बिल्कुल कर मास? सकते हैं, ओके सर। कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें रेडियो एक्टिव डीके मैंने बता दिया। इसको ये भी याद रखेंगे कि रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, याद रखना जरूरी है। जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? चलो, अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कन्वेंशन, ये हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कन्वेंशन। अब है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। दो तरह से क्लासिफाई कर रखा है, एक सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन, बोर्ड में इसकी डेफिनेशन पूछी हुई है। सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस ये, और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाएंगी, ऐसी रिएक्शंस जो एक स्टेप में हो जाएंगी। सिंगल स्टेप रिएक्शंस फॉर व्हिच नो मैकेनिज्म इज डिफाइंड, है ना? सिंगल स्टेप रिएक्शन फॉर व्हिच नो मैकेनिज्म इज डिफाइंड, इन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये वो हैं जो एक स्टेप में नहीं होंगी और जिनके लिए मैकेनिज्म लिखना पड़ता है, जिनके लिए मैकेनिज्म लिखना पड़ता है, फॉर व्हिच मैकेनिज्म इज डिफाइंड, है ना? ऐसी रिएक्शन जिनके लिए मैकेनिज्म डिफाइंड होता है, यानी एक स्टेप में नहीं होती है, नंबर ऑफ स्टेप होती है, उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे अगर मैंने तुमसे बोला एक्स से वाई, ये क्वेश्चन दिया ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा एक्स से वाई, ये सिंपल रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्या है ये? बोलो उसको। Data insufficient. Data insufficient. क्या करो विधि? सर इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी हमारे पास। हाँ, बहुत अच्छी विधि। तो बाकी को समझ आया कि नहीं? ये मैंने नोट्स में दिया होगा पक्का, विधि वीडियो में देखा कि नहीं ये? यस सर। हाँ, एक्स से वाई हम नहीं बता सकते कि सिंपल रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर ये एक स्टेप पे हो रही है तो ये सिंपल रिएक्शन है, और अगर ये एक्स से बनाया, मान लो ए से बनाया वाई, दोनों को ऐड करो, दो स्टेप में हुई, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, दोनों को ऐड करो, आ रही है ना नेट रिएक्शन एक्स इज वाई। अब ये दो स्टेप में हुई है ना, दो स्टेप में या तीन स्टेप में हो रही है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन बी सिंपल एज वेल एज complex depending upon number of steps. If this reaction is taking place in one step, that is single step, then it is simple reaction, and if it is taking in number of steps, then it is complex reaction. तो ये complex reaction। बस हाँ, एक चीज ध्यान रखना, याद रखते हो, याद कर लेना, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हमेशा complex reaction होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन complex reaction होती है, ये याद रखो। अच्छा, अब ये बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, ये बता दिया। अब बताएंगे डिफरेंट रिएक्शंस का, डिफरेंट, ये सबको आना चाहिए, व्हाई डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट्स। बोलो,
why different reactions Because have reactants and products are different different. activation energy, different Need active, different activation energy, different तुम कोई भी concentration. रिएक्शन सोचोगे, हाँ कोई भी रिएक्शन तुम सोचोगे ना, इवन जैसे एक है कोल जल रहा है, कोयला जल रहा है और एक वुड जल रही है, तो दोनों के रेट में डिफरेंस आएगा। कोई भी रिएक्शन देख लो तुम, C plus O2 gives CO2 है, CO plus half O2 gives CO2 है, CH4 plus O2 gives CO2 है, CaCO3 को हीट किया तब भी CO2 मिला। सारी रिएक्शन का रेट क्या है, डिफरेंट है। रीजन कि एक सबसे सिंपल अगर मैं बोलूं उसमें तो क्या बोलूंगा कि हर एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं, जिनके अंदर डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज होती है। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हिच इन्वॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी। एक पॉइंट तो ये आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें तो जब हर एक रिएक्शन का रिएक्टेंट ही डिफरेंट है या प्रोडक्ट ही डिफरेंट है, तो फिर रेट कैसे सेम हो सकता है। एक तो ये, और दूसरा पॉइंट, हर एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत ध्यान से समझेंगे, और एक भी रखा है केमिकल इक्विलिब्रियम में, हर एक रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। यानी इनिशियली किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ती है। हम जब एनर्जी दे देंगे उसके बाद रिएक्शन अपने आप होगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, एक सिंपल एग्जांपल ले तो जैसे जैसे ये कोयले को जला रहे हैं हम, तो इनिशियली तो हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा ना उसको, एक बार हमने एक्टिवेट कर दिया तो अपने आप जलता रहेगा। तो इनिशियली एल्यूमिनो रिएक्शन, हाँ एल्यूमिनो रिएक्शन में भी तो हीट देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस है जिनमें स्टार्टिंग में हमें एक्टिवेट करने के लिए रिएक्शन को कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसे बोलेंगे एक्टिवेशन। एक बार एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई तो उसके बाद रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, हाँ कई बार ऐसा होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद भी रिएक्शन नहीं होती है, तो उसका भी रीजन है, वो आगे बताऊंगा, ओरिएंटेशन के बेसिस पे है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर कि डिफरेंट रिएक्शन, दो पॉइंट बोलने हैं, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हिच इन्वॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जीज। दूसरा पॉइंट, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी। इस वजह से डिफरेंट रिएक्शन का डिफरेंट रेट होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब नेक्स्ट है इसके अंदर आगे जाकर ना, जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के दो एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर के दो एग्जांपल, सेकंड ऑर्डर के दो एग्जांपल, ये एग्जांपल जरूर याद करने हैं। फ्रैक्शनल ऑर्डर स्पेशली बोर्ड में भी आता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जांपल दो, तो एग्जांपल दो सबके याद करने। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कह लो या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, यानी रिएक्शन की स्पीड। अगर सिंपल से कोई पूछेगा कि क्या मतलब इसका, तो बोलेंगे रिएक्शन की स्पीड। वो कैसे पता लगेगी, कंसंट्रेशन के चेंज होने से, वॉल्यूम के चेंज होने से, या प्रेशर के रिएक्शन के चेंज होने से, या पीएच का कम ज्यादा होने से, या फिर ऑप्टिकल रोटेशन के कम ज्यादा होने से, या कलर चेंज होने से। इससे हमें क्या पता लगेगा, रिएक्शन का रेट। इससे क्या पता लगेगा, रिएक्शन का रेट। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सबने पढ़े ना, एक बार रीड किया है कि नहीं से? सर कलर से समझ नहीं आया था, कलर से कैसे हम जान लेंगे? नहीं, रेड रिएक्शन हो तूने जाएगा उससे। रिएक्टेंट लिया हाँ। स्टार्टिंग में, उसका वो कलरलेस था, टाइम के साथ साथ उसका कलर अच्छा येलो हो गया या रेड हो गया या ग्रीन हो गया, तो तेरे को पता लग गया ना, रिएक्शन का रेट पता लग रहा है इससे। रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है, कम हो सर, रही है, पता लग रहा है इससे, समझा? सर ये पता लग रहा है कि रिएक्शन हो रही है, रेट का कैसे पता लग रहा है? रिएक्शन का रेट का मतलब ये भी है ना कि इसका मेजरमेंट हो रहा है कि रिएक्शन आगे जा रही है, समझा ना मुकुल की नहीं? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ रिएक्शन हाँ आगे जा जा रही रही है। है, ये मतलब भी। हाँ, अच्छा ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, dx by dt। dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, dt क्या है, चेंज इन टाइम। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल्स। कंसंट्रेशन की यूनिट सबको पता है, मोल्स पर लीटर होती है, टाइम की सेकंड, तो मोल्स पर लीटर पर टाइम, ये कह सकते हैं। या इसको dp by dt भी बोलते हैं, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स। मोल्स पर लीटर पर टाइम को मोलर टाइम इनवर्स भी लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स, बार टाइम इनवर्स, मिलीमीटर टाइम इनवर्स, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझ आ गया? यस सर। इसका मेजरमेंट जो है वो मैंने 6-7 स्टेप्स में 6-7 तरीके से बताया हुआ है, उसको खुद रीड करेंगे। स्पेशली मैं ऑप्टिकल रोटेशन का मीनिंग न्यूमेरिकल्स के थ्रू बताऊंगा, एक तो ये था, और एक पीएच वाला भी शायद आएगा, उसमें भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे बता पीएच की चेंज होने से। मान लो एसिड बन रहा है तो पीएच कम होगा, एसिड बेस बन रहा है तो पीएच बढ़ेगा, इस तरह से रिएक्शन का रेट मेजर हो सकता है। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है?
rate at any rate of reaction instant. at an instant, एट particular एनी instant. इंस्टेंट रेट, हाँ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में मैंने बोला 10वें सेकंड का रिएक्शन का क्या रेट है, तो लिमिट dt तो आएगा ही आएगा, लेकिन लिमिट क्या आ जाएगा, dt टेंड्स टू 0। ये मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, ये ऊपर एवरेज रेट है, नीचे इंस्टेंटेनियस रेट है। एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्लियर हो गया? Yes sir. हाँ तो एवरेज रेट आ गया और इंस्टेंटेनियस रेट आ गया। अब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में हम किसको प्रेफर करते हैं? So instantaneous. हाँ क्या रीजन है इसका? Instantaneous. क्योंकि एवरेज में 2 टाइम इंटरवल के बीच में पूछते हैं और तब बहुत चीजें चेंज होती हैं, जैसे इनिशियली जैसे उसका प्रेशर। सही है मुकुल, सही है। और सबको पता था ना ये कि एवरेज रेट तो टाइम के साथ साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जनरली कम होता जाएगा। एवरेज रेट टाइम के साथ साथ रिएक्शन की स्पीड, कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। एवरेज रेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, क्लियर? एवरेज रेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है तो उसको एक्यूरेट ज्यादा मानते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर कि व्हाई एवरेज रेट इज प्रेफर्ड ओवर व्हाई एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट इज प्रेफर्ड ओवर एवरेज रेट। तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए तुम्हें। बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैंने थ्योरी में बता रखी हैं, वो सब पढ़ना है तुम्हें। अभी यहाँ पे मैं उतना ले रहा हूँ कि तुम्हें पता लग जाए कितना पढ़ रखा है, क्वेश्चन की फॉर्म में ले रहा हूँ मैं भी। अब एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे मेजर करते हैं, पढ़ा है ना सबने ये? Yes. पढ़ रखा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो ये मान लो तुम यहाँ पे 10 सेकंड, 20, 30, ये 40, 50, 60 इस तरीके से, और ये कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है ऐसे इस तरीके से। अब मैंने तुमसे बोला 20 और 40 सेकंड के बीच में, या ये 10 और 30 सेकंड के बीच में एवरेज रेट क्या है ना, 10 और 30 सेकंड के बीच में, और ये कंसंट्रेशन दे रखा है यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरीके से। अब मैंने तुमसे क्या पूछा कि 10 और 30 सेकंड के बीच में, 10 में तो थोड़ा सा चलो हो जाएगा, चलो 10 और 30 सेकंड के बीच में एवरेज रेट क्या निकालोगे कि नहीं? ये 10 और 30 सेकंड के बीच में 0.01 एवरेज रेट, So 0.04 minus 0.02 by 20. वो हर एक के पास अलग अलग आएगा, तुमने जैसा ग्राफ बनाएगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो 10 और 30 सेकंड के बीच में अगर मैंने एवरेज रेट बोला है तो 10 के बीच में 10 से सर 0.3 मैच खा रहा है। हाँ वो तुम्हारा जो भी आएगा, और ये 30 सेकंड के बीच में 30 से 0.2। हाँ चलो यहाँ पे आ गया सपोज 0.34 और यहाँ पे आ गया 0.18, कुछ भी मान सकते हैं, तुम्हारे कॉपी में डिफरेंट आएगा। तो जो एवरेज रेट होगा, इधर यहाँ पे जो आ रहा है मैं वही लिख रहा हूँ, वो कितना आया, एवरेज रेट विल बी कितना आएगा, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। हाँ तो माइनस चाहो तो माइनस लगा सकते हो, बिकॉज एवरेज रेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। तो ये आ जाएगा हमारा 0.18, 0.34 ले लो, 0.34 माइनस 0.18 आना नेगेटिव है क्योंकि इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, डिवाइड बाय 30 माइनस 10। तो ये आ जाएगा कितना, आ गया यहाँ से 0.16 डिवाइड बाय 0.016। नेगेटिव नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, माइनस 0.08। 0.08। हाँ मोलर यहाँ पे सेकंड है सपोज, तो कंसंट्रेशन मोलर में है तो मोलर सेकंड नंबर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। अब उसका मैंने बोला 20वें सेकंड पे इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, 20th सेकंड पे इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, निकाल लोगे कि नहीं है? Yes sir, tangent out. तो 20th सेकंड पे अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, एक मिनट, हाँ अब मैंने बोला 20th सेकंड पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो उसको निकालने के लिए 20 सेकंड पे पॉइंट मार्क किया। अब टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट विल गिव द इंस्टेंटेनियस रेट। टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो दे देगा इंस्टेंटेनियस रेट की नहीं?
ये इस पे यस सर। ये बना दिया, ये बन गया। यस सर। इसका इस कर्व के ऊपर हमने टेंजेंट प्लॉट किया उस पॉइंट पे, और उसका जो स्लोप होगा दैट विल गिव द इंस्टेंटेनियस रेट। स्लोप क्या होता है पता है ना? डेरिवेटिव ऑफ द पॉइंट। स्लोप क्या होता है इसका? tan theta. हाँ, ये क्या है, एंगल है कि नंबर है? थीटा तो सर एंगल होगा, उसका tan निकालेंगे तो उस पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा। मैंने सिंपल क्या पूछा था ऋषि कि स्लोप एक नंबर है कि एंगल है? नंबर है सर। Number. सर tan थीटा है। हाँ, तो ये नंबर है, ये ना नंबर है। और डेफिनेशन क्या है इसकी स्लोप की? टेंजेंट ऑफ द एंगल विच ए लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज स्लोप, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। तो tan थीटा यहाँ पे क्या होगा? tan थीटा क्या होगा यहाँ पे? माइनस dA/dt। देखो ये ए पॉइंट मान लो, ये टी पॉइंट मान लो, तो माइनस dA/dt होगा कि नहीं होगा? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ध्यान देना, जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो होगा माइनस dA/dt इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? यानी आ इसका गए मतलब सर। ये क्या है, Yes, पॉइंट sir. थ्री फाइव है, सपोज सपोज ये 0.35 है और ये हमारा है 40, तो ये आ जाएगा 0.35 डिवाइड बाय 40। आएगा कि नहीं ये 0.35 बाय 40? बोलो। Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं ये? सर लेक्चर में तो आपने छोटे से कोई dx और dt लिए थे, उसमें आपने डायरेक्टली ये नहीं लिखा था ना। हाँ, तो अभी तो समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान दे बिल्कुल। ये नेगेटिव में आ जाएगा कि हाँ नहीं? ये सर आ जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट निकालना आ गया कि नहीं? आ गए सर। चलो ये तो था इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंस डिक्रीज करता है, इसलिए ग्राफ मैंने ऐसे बनाया था। अब है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे जल्दी से एक बार। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम निकालो। मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, 10, 20, 30, 40, 50, ये आ गया। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 मोलर में। अब मैंने तुमसे बोला इसमें निकालो तुम 10 से 30 सेकंड के बीच में एवरेज रेट निकालो, और इंस्टेंटेनियस निकालो 20वें सेकंड पे इंस्टेंटेनियस रेट। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? यस सर। निकालो जल्दी से। एवरेज। हाँ, सबने निकाल लिया है। दस से 30 सेकंड के बीच में एवरेज रेट, ये पॉइंट आ गया, 0.3 मान लेना।
ये पॉइंट आ गया, इसको 0.5 मान, 0.5 के आसपास आ रहा है और ये 0.3 के आसपास, तो 0.5 0.01 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 20, तो 0.2 बाय 20 आ जाएगा, यानी 0.01, ये आ गया एवरेज रेट। और 20वें सेकंड में निकाला मैंने इंस्टेंटेनियस रेट, 20वां सेकंड यहाँ पे आएगा कहीं पे इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे, टेंजेंट प्लॉट किया, इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेगा, इसका स्लोप जो होगा वो दे देगा इंस्टेंटेनियस रेट। समझिए कि नहीं, इन दोनों का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, समझिए कि नहीं है, कितना भी बड़ा ट्रायंगल बना लो तुम, रेशियो सेम रहेगा। कोई डाउट? तो वो दे देगा इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट, और इंस्टेंटेनियस रेट निकालना आ गया कि नहीं? यस सर। चलो नेक्स्ट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट निकालना आ गया, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। हाउ टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। मान लिया मैंने रिएक्शन है कोई ए प्लस बी गिव्स एक्स प्लस वाई, रेट क्या होगा? डी ए बाई डी टी होगा, ए जिस स्पीड से डिक्रीज कर रहा है, इसको डी पी बाई डी टी होगा, बी जिस स्पीड से डिक्रीज कर रहा है, कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड, और डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। इन टर्म्स ऑफ ए बोलेगा तो सिर्फ यहाँ तक आंसर, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी बोलेगा तो पूरा आंसर। फिर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा, तो वो होगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में शो करना हमेशा, और कोफिशिएंट से करेंगे डिवाइड, और आएगा पॉजिटिव साइन। नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आ रहा है ये पता है ना? यस सर। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों आया, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं। व्हाई नेगेटिव सर साइन इज डिक्रीज हो रहा है। यूज्ड व्हाइल रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, और टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव आए हैं। और कोफिशिएंट से डिवाइड क्यों किया है? सर मान लो वो ए खत्म हो रहा है तो वो बी खत्म हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल करने के लिए डिवाइड करें। हाँ, ये मैंने बताया हुआ वीडियोस में क्या? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत इजी। अगर ये मान लो 2 था, ये यहाँ पे 2 है और ये 3 है, तो ये अगर ये 2 जाता है तो ये 3 जाता है, तो अगर मैं 1/2 कर दूं और मैं 1/3 करूंगा तो भी तो रेट इक्वल होंगे। इसलिए सो दैट रेट्स ऑफ डिफरेंट reactants or products they are equal, we divide it by their coefficient, ताकि इनके रेट्स जो है इक्वल हो सके, इसलिए हम इनके कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कोई डाउट? नो सर। और सॉलिड का कंसंट्रेशन हम रिप्रेजेंट नहीं करते, अगर रिप्रेजेंट करना भी है तो मोल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर करना भी है रिप्रेजेंट तो कैसे करेंगे, मोल्स के अंदर, सॉलिड के केस में। इसमें किसी को ध्यान रखना, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, यानी मोलैरिटी निकालनी है ऊपर, नीचे टाइम, टाइम किस मिनट्स में सेकंड्स में किसी में भी हो सकता है, ऊपर मोलैरिटी है, याद रखना। कई बार वो ग्राम पर सेकंड में दे देगा, तो ग्राम पर सेकंड को तुम्हें मोलर में कन्वर्ट करना है, या मोल्स पर सेकंड दे देगा तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके मोलर में कन्वर्ट करना है, बात समझ कि नहीं है? और अभी मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी हो सकता है, ये इन टर्म्स ऑफ क्या हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, मैंने क्या बताया तुम्हें इसके अंदर, अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर बताया नहीं था, लेकिन उसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया था, ये नोट किया था तुमने? बताया था कि नहीं? ये जैसे मान लिया मैंने ए किस प्रोडक्ट है, ए किस प्रोडक्ट है, तो ए था स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में ए रहा होगा, तो ये जीरो, प्रोडक्ट जीरो। किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर ए में से कुछ कम होगा, एक्स जाएगा, तो बनेगा कितना, एक्स। ये अब बचा हुआ रिएक्टेंट्स है, ये बना हुआ प्रोडक्ट है। यहाँ अगर 2 होता तो, अगर यहाँ 2 होता तो ये 2x आता, यहाँ 3 होता तो ये 3x आता, यहाँ 4 होता तो 4x आता था। कोई डाउट तो नहीं है? और अगर ये अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो
रेट कांस्टेंट, के से मानते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये तो के है, तब ये होता है इनिशियल अमाउंट माइनस फाइनल अमाउंट रिएक्टेंट्स का बाय टाइम, ये होता है, यानी एक्स बाई टी ये होगा। कई कई बुक्स में ए को, मैं आगे बताऊंगा भी तुम्हें, ए को लिखा हुआ ए नॉट, ये मानना है तुम्हें, और ए माइनस एक्स को लिखा है कैपिटल ए, तो ए नॉट माइनस ए बाई टी भी लिखा होगा, वो एक ही बात है, हर एक फॉर्म याद कर लेना। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो के क्या होगा, अब 2.303 बाई टी लिखा हुआ है फॉर्मूला कि नहीं है? यस सर। हाँ, या फिर ए जो टू ए नॉट ई क्यूआर माइनस के टी, ये फॉर्म्स रटी होनी चाहिए बिल्कुल, डेरिवेशन तो मैं कराऊंगा, ये सारे कंसेप्ट दूंगा इसके, लेकिन रटा होना चाहिए पूरा ही। ए क्या है, फाइनल रिएक्टेंट, ए नॉट क्या है, इनिशियल रिएक्टेंट, और के क्या है, रेट कांस्टेंट। नोट कर लिया ना ये? नोट कर लिया कि नहीं? यस सर। फॉर्मुलेज याद होने चाहिए सारी, फॉर्मुलेज मिस मत करना बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट, अब एक बार मैं थोड़ी सी थ्योरी और बता रहा हूँ, फिर हम करेंगे आगे इसके न्यूमेरिकल्स। देखो ये तुमने पढ़ा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन तुमने पढ़ लिया कि नहीं? जहां से नहीं पढ़ रखा होगा ना, मेरे को जरूर बता देना ताकि मैं उसको रोक दूं, पहले पढ़ा होना चाहिए जरूर। सर नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ा है ये? सर नहीं पढ़ा ये। नहीं सर। नहीं पढ़ा यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, किसी ने नहीं पढ़ा ये? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन किसी ने पढ़ा नहीं है ये भी? चलो अभी ज्वाइन ज्वाइन करो दोबारा, फिर देखते हैं क्या करना है।